हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य की जानकारी पुराणों या महाभारत से मिलती है, जिसमें मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम जिस राजवंश का शासक था वह था बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ के पिता वसु थे और जो उनका पुत्र था वह था जरासंध। बृहद्रथ ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम गिरिब्रिज को बनाया था, जिसको बसुमती के नाम से जानते थे। जो जरासंध था वह बहुत ही पराक्रमी राजा था, जो श्री कृष्ण के समकालीन था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने किया था। जरासंध द्वंद्व युद्ध और गदा युद्ध में बहुत ही निपुण था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रिपुंजय था। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। मगध साम्राज्य पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन था, ठीक है। बृहद्रथ वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ठीक है। बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का जो पिता था वह वसु था। कौन था? वसु था। और बृहद्रथ का जो पुत्र था वह था जरासंध, ठीक है। बृहद्रथ ने जो अपनी राजधानी गिरिब्रिज बनाई थी, या जिसको वसुमती के नाम से भी जानते थे, वसुमती, ठीक है। बृहद्रथ ने अपनी राजधानी गिरिब्रिज बनाई थी, जिसको वसुमती के नाम से भी जानते थे। लेकिन जरासंध का वध भीम ने किया था। जो जरासंध था इसका वध भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने किया था, ठीक है। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, ठीक है। जिसका रिपुंजय का वध रिपुंजय था, ठीक है। इसका वध इसके मंत्री पुलिक ने करवाया था। इसका वध इसके मंत्री पुलिक ने करवाया था, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। बृहद्रथ वंश के बाद मगध साम्राज्य में जिस वंश की स्थापना हुई वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था, और ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो चलिए, मैंने जैसा कि बोर्ड पे लिख रखा है, हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। बिंबिसार का जो शासनकाल रहा है वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। 492 ईसा पूर्व रहा है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल नागवंश की उपशाखा थी, ठीक है। जो हर्यक कुल था ये नागवंश की एक उपशाखा थी। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है, या बिंबिसार का जो उपनाम था वह श्रेणिक था। इसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। बहुत ही कूटनीतिज्ञ और कुशल शासक था, ठीक है। इसके जो आसपास के राज्य थे जिससे इसे खतरा था, तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्यों के लिए सुरक्षा या सुदृढ़ किया था। इसने अपना सबसे पहला विवाह किया था और लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री
चेलना से किया था, जिससे मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई थी। ठीक है, चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था, चेलना से ही अजातशत्रु का जन्म हुआ था। बिंबिसार ने दूसरा विवाह कौशल राज्य की कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला देवी से किया था, महाकौशला के साथ किया था, जिससे उसका प्रसेनजित से शत्रुता थी वह खत्म हो गई। ठीक है, इस तीसरा विवाह इसने पंजाब के मद्र कुल की कन्या के राजकुमारी क्षेमा के साथ अपना विवाह किया था। महाभग्ग में उसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है, महाभग्ग में उसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। मगध की जो वास्तविक शत्रुता थी वह अवंती के साथ थी। अवंती का जो शासक था वह चंड प्रद्योत था। ठीक है, जिसका युद्ध बिंबिसार के साथ हुआ था। इन दोनों ने युद्ध में एक दूसरे से मित्रता करना ही उचित समझा। एक बार चंड प्रद्योत बीमार हो गया था पीलिया रोग से, जिसमें बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। ठीक है, तो महाभग्ग में उसकी 500 रानियों का उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने अंग के शासक वृद्धदत्त को पराजित कर अपने राज्य में अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। इसने बुद्ध को बिलवन नामक उद्यान प्रदान किया था। बिंबिसार ने जो अपनी राजधानी थी गिरिब्रिज या राजगीर बनाई थी। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में तो मिलता है कि इसकी जो मृत्यु हुई थी बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी, क्योंकि इसको अजातशत्रु ने बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, जिसको इसको भयंकर यातनाओं के साथ इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जो कि मैंने अभी बताया है कि जो मगध साम्राज्य की शत्रुता थी वह अवंती से थी, जिसका शासक चंड प्रद्योत था, जिसका बिंबिसार से एक बार युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से मित्रता करना ही उचित समझा। एक बार अवंती का शासक बीमार पड़ गया, जिसके उपचार के लिए अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। ठीक है, तो ये बिंबिसार के बारे में था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना, जिसे कुड़िक के नाम से जानते हैं। अजातशत्रु के शासक बनते ही मगध का संघर्ष कौशल राज्य से छिड़ गया। जो कौशल राज्य की राजकुमारी बिंबिसार की पत्नी कौशला देवी थी, बिंबिसार के दुख में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे प्रसेनजित बहुत क्रोधित हुआ, जिस कारण से इनका युद्ध छिड़ गया। जो प्रथम युद्ध था उसमें प्रसेनजित पराजित हुआ, जिसने श्रावस्ती में भागकर शरण ली। दूसरे युद्ध में बिंबिसार पराजित हुआ। ठीक है, इसके चलते दोनों ने मित्रतापूर्ण संबंध बनाना उचित समझा और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु से किया। तो चलिए देखते हैं इसमें अजातशत्रु, जिसका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना। अजातशत्रु जैन और बौद्ध दोनों मतों का अनुयायी था। इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया था। इसका उपनाम कुड़िक था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 पिटकों की रचना हुई, विनय पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, अजातशत्रु ने राजगिरी को किलेबंदी की थी। लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन शासक बना। उदयन ने पटना में गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जिसने राजगृह से अपनी राजधानी बाद में इसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। उसने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसकी माता का नाम पद्मावती था, जो अजातशत्रु की पत्नी थी।
मगध साम्राज्य अब हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन जैन मत अनुयायी था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमबद्ध शासक किया। यह तीनों बहुत ही क्रूर और अत्याचारी टाइप के शासक थे। ये विलासी जीवन व्यतीत करते थे और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके शासक थे वो अपने पिता की हत्या करके शासन ग्रहण किया है। बिंदुसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, उदयन की हत्या इसके पुत्र करते हैं। तो अनिरुद्ध और मुंडक और नागदशक इन लोगों ने क्रमवार शासन किया है, लेकिन ये बहुत ही विलासी और अयोग्य शासक थे, जिस कारण से वहाँ की जनता ने इन्हें इनके अमात्य नागदशक की सहायता से इनको नीचे उतारकर और नागदशक को राजा बनाया। तो इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है, ये तीनों अत्यंत विलासी शासक थे, जिसमें इनके अमात्य शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ये आपका हर्यक वंश था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसका जो प्रथम शासक था वो शिशुनाग था, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। 412 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 पॉइंट हैं। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी जो सफलता थी उसने अवंती राज्य को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया था। गिरिब्रिज के अतिरिक्त उसने वैशाली नगर को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो बाद में इसकी प्रधान राजधानी बन गया। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र काला अशोक शासक बना, जिसका शासनकाल 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व था। काला अशोक का उपनाम काकवड़ था। इसने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, काला अशोक की राजधानी के समीप घूमते हुए महापद्मनंद ने गले में छुरा बोकर इसकी हत्या कर दी थी। काला अशोक के बाद इसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर नंदवंश की स्थापना की थी। तो ये आपका शिशुनाग वंश का था। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, जिसका समय 344 ईसा पूर्व से 324 से 323 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, नंद वंश का जो संस्थापक था वह महानंदिन था। इसका वध एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं, जिन्हें नवनंद के नाम से जानते हैं। इसी कारण से इसे नवनंद के नाम से जानते हैं, जिसमें से उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क, दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्मनंद कहा जाता है। ठीक है, और जो शेष थे वो इसके पुत्र थे। महापद्मनंद के बाद जो इसके 8 शासक थे, जिनमें 7 शासक अयोग्य थे। जो इसका अंतिम शासक घनानंद था, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। ठीक है, तो देखते हैं पहले महापद्मनंद। इसका समय 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। इसे नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद ही था। ठीक है, महापद्मनंद अब तक मगध पर बैठने वाले राजाओं में सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इसे कली का अंश, क्षत्रियों का नाश करने वाला और दूसरा परशुराम के नाम से जानते हैं।
इसने एकराट की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की थी और वहाँ एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि यह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। ठीक है, तो इसने प्रथम बार कलिंग विजय की थी और वहाँ एक नहर खुदाई, जिसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। इसी से पता चलता है कि यह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। इन्होंने और व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, इन्होंने पाटलिपुत्र में ही शिक्षा ग्रहण की थी। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि दी जाती है। यह उत्तर भारत का महान ऐतिहासिक सम्राट था। जो महापद्म नंद था, यह उत्तर भारत का महान ऐतिहासिक सम्राट था। तो ये महापद्म नंद का काल था। अब इसके बाद जो इसके 8 शासक हैं, उनका काल देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्लास अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 मिलती है, जिनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलती है। इसका अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। तो देखते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद ग्रीक लेखकों में इसे अग्रमीज कहा जाता है। ठीक है, भद्रसाल धनानंद का सेनापति था। धनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। इसने जनता पर भारी कर लगाए थे, जिस कारण से वहाँ की जनता क्रुद्ध थी। और इसने चाणक्य का अपमान भी किया था, जिसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसने प्रतिष्ठित ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की। नंद शासक जैन मत के अनुयायी थे। धनानंद के जैन अमात्य सक्टाल और स्थूलभद्र थे। सक्टाल और स्थूलभद्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल में उत्पन्न हुए थे। कौन? वर्ष, उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन जैसे विद्वान। ठीक है, यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। नोट पॉइंट में लिखा कि मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के लिए भारी मात्रा में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बहुत भारी मात्रा में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये आपका नंद वंश था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज से आपका मगध साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।